नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आई थिंक सभी घर पे अच्छे होंगे। सो अग्निवीर का सिलेबस हमारा आ चुका है, तो ठीक है, ओके। मुझे पता है आप सब बड़े दुखी हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसा हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा वैसा करना पड़ेगा हमें। सो बच्चों, मैं जानता हूँ एयरफोर्स इनरोलमेंट लिस्ट, एयरफोर्स रिजल्ट, आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम को लेकर बच्चे बहुत दुखी थे, अब भी दुखी हैं। बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके बिकॉज माई सन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इनरोलमेंट लिस्ट, एयरफोर्स इनरोलमेंट लिस्ट का मेरा बेटा भी इंतज़ार कर रहा था। हम सब खुश थे, लेकिन किसने सोचा था कि ये हो सकता है। बट डोंट वरी, तुम्हारा अग्निवीर का सिलेबस आ चुका है। बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। इस कम टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आरके कैंपस ऐप ने एक अग्निवीर के लिए एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी कीमत जो है मात्र हम लोगों ने बच्चों के वेलफेयर में बहुत ही कम रखी है, 499 रुपये। अब मैं आपको बच्चों एक बार स्पष्ट बोल देता हूँ, ये देखिए, कल ने कोई बच्चा ये ना कहे कि इसमें ये नहीं था, ये नहीं था। इसमें क्या क्या है? ये जो अग्निवीर के लिए हमने एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इसकी कीमत जो है वो मात्र 499 रुपये है। बहुत कम कीमत रखी है हमने बच्चों के वेलफेयर के लिए। इसमें क्या क्या है मैं बता दूं आपको। इसमें 30 आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसको आप मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। एक मॉक टेस्ट में 70 क्वेश्चन होंगे एक्स ग्रुप के में, और वाई ग्रुप के 30 दोनों के हैं। एक मॉक टेस्ट में 70 क्वेश्चन होंगे एक्स ग्रुप में, वाई के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। इज दैट क्लियर? और इसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस सेट किए हैं। एक तो ये मिलेगा आपको एक्स वाई दोनों के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यानी कि मॉक टेस्ट कह सकते हैं। दूसरा, मैंने इसमें 3 पीडीएफ सेट की हैं, 50-50 क्वेश्चंस की 3 पीडीएफ सेट की। इंग्लिश के क्वेश्चंस है उसके अंदर। इसमें आपके सबके 70 क्वेश्चन में आपके फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है, 25 मैथ के भी हैं। इसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 30 क्वेश्चन आपके 10 रीजनिंग के, 10 जी के, 10 मैथ्स के हैं। इस तरह से है। तो इसमें 50 क्वेश्चन जो है ना, एक पीडीएफ में 3 पीडीएफ है, टोटल 150 क्वेश्चन है इंग्लिश के। मेरा दावा है बच्चों, आप ये करोगे तो 2 नंबर आपका 1,00,000% आपका अग्निवीर के अंदर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में 100% आएगा। 1,00,000% मेरा दावा है आपका। चौथी चीज क्या है कि इसमें मैंने कंप्लीट कोर्स जो है इंग्लिश का विद वीडियो लेक्चर है, जिसमें से लगभग आपके 2100 के लगभग आपके क्वेश्चंस हैं। 2100 के लगभग क्वेश्चंस हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम एयरफोर्स और नेवी के अंदर पूछे गए हैं, जो हमने अग्निवीर क्रैश कोर्स नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है, इसके अंदर ही हम लोगों ने सेट की है। तो ये आपको इसे मिलेगा। इसके अलावा आपको 600 के लगभग क्वेश्चंस इंग्लिश के ही अलग से मैंने ऐप में डाले हैं, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो यदि आप ये क्रैश कोर्स करोगे 10 से 15 दिन में आप ये फिनिश कर सकते हैं क्रैश कोर्स। यदि बहुत ज़्यादा मेहनत की तो 10 दिन में भी आप तैयारी कर सकते हैं इसकी। डोंट वरी, हम लोगों ने इस तरह से सेट किया है। सो मेरा दावा है कि इंग्लिश में तो आप जो है कम से कम 8 से 9 नंबर आपके 100% आएंगे, मेरा दावा है, यदि आप इस क्रैश कोर्स को अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं। जैसे मान लीजिए एक्स ग्रुप का है, तो इसमें एक मॉक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 मैथ्स के, विद सोल्यूशन है, कंप्लीट है। तो आप ये कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट होगा। और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आरके कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और वहाँ से आप
ऐप डाउनलोड करने के बाद में स्टोर में जा कर के वहाँ से आप एयरफोर्स जो है ना सर्च कीजिएगा। वहाँ आपके एक्स का ख़रीदना चाहते हैं तो अलग आएगा, वाई का ख़रीदना चाहते हैं तो अलग से आ जाएगा। वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। सो चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, हम सबके साथ होगा। आप अपनी तैयारी कीजिएगा और बिल्कुल हम आपके साथ हैं। बिल्कुल दिल से हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बिल्कुल डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस श्योर। और नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक। Namaskar, this is RK Rao and welcome to RK Campus app. So today in this video we are going to learn something very important and our topic is basic concepts of English. देखिए, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश क्यों करा रहे हो, वाई, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। मैं उनको कहता हूं कि भी देखो, आप एक भवन का निर्माण कर रहे हो, अपना एक घर बना रहे हो, तो सबसे पहले एक बेस तैयार करते हैं। क्या करते हैं? एक बेस तैयार करते हैं, यानी कि अपने घर की या कोई भी भवन जो है उसकी एक नींव तैयार करते हैं, एक अच्छी स्ट्रांग नींव, एक अच्छा स्ट्रांग बेस, ताकि हमारा भवन, हमारा घर सालों साल चले। सो जस्ट लाइक दिस, यदि आप इंग्लिश में एडवांस जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, सो बेसिक दिस इज मस्ट। भाई, आपको बेसिक जो है, ये बेस है आपका इंग्लिश का, ये आपकी नींव है इंग्लिश की। यदि आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप एडवांस में कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले मेरी दिस माय एडवाइस टू यू ऑल कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको अच्छी तरह से जो है ना उनको क्लियर करना है। सो मे बी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई टीचिंग लाइवली एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। और मैं भी चाहूँगा कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इनको अच्छी तरह से आपको समझाऊं। सो इंग्लिश लैंग्वेज में देयर इज एन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट होता है। अब हम लोग आपको अल्फाबेट और लेटर्स के बारे में बताएंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट केवल देयर इज ओनली अ सिंगल अल्फाबेट, एक ही अल्फाबेट होता है इंग्लिश में। इसका हम लोग अल्फा बैट्स नहीं कर सकते, इसमें एस लगाते, ये नहीं कि प्लूरल कर देंगे हम लोग, इसका प्लूरल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ही अल्फाबेट होता है किसी भी भाषा में, 26 लेटर्स होते हैं। मेरे शहर में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कहते हैं कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर इज ओनली one alphabet and 26 letters in English language. 26 letters होते हैं, अल्फाबेट एक होता है। A to Z, this is alphabet. A to Z, this is alphabet. A to Z, this is alphabet. और letters A, B, C, D, E, F like this. इंग्लिश लेटर्स को हम दो तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स, दिस इज कैपिटल लेटर्स, एंड स्मॉल लेटर्स, एंड स्मॉल लेटर्स लाइक दिस। सो अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी इसमें क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा उस क्वेश्चंस के बारे में। अब देखिए भाई, पहले लेटर और अल्फाबेट को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, फिर आपको एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था सितंबर अक्टूबर 2019 में। मेरा एक स्टूडेंट है रवि यादव,
जो यहीं अलवर से बिलोंग करता है। तो उसने मेरे को बताया, मैं आई वॉज सो सरप्राइज, मुझे बड़ा अचंभा हुआ। अभी वो बेलगांव में ट्रेनिंग कर रहा है, बेसिक ट्रेनिंग उसकी अभी कंप्लीट होने वाली है। सो पहले अल्फाबेट और लेटर्स को समझिए, फिर आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन कैसे आया था। अल्फाबेट 26 नहीं होते, अल्फाबेट एक होता है इंग्लिश के अंदर, 26 लेटर्स होते हैं। कैसे, एक बार आपको समझा दूं कि भी यहां पे एक फूल है, यहाँ पे दूसरा फूल है, यहाँ पे तीसरा फूल है, एंड सो मान लीजिए यहाँ पे ये 26 फूल हैं, देयर आर 26 फ्लावर्स, 26 फूल हैं, तो इनको हम अलग अलग बोलेंगे तो फूल हैं, और इन सभी फूलों को एक माला के अंदर हम पिरो दें तो ये क्या बन जाएगी, दिस इज फूल माला। भाई कोई एक फूल से फूल माला थोड़ी बनती है, बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं, बहुत सारे फूल जो हैं, उनको एक माला में, उनको एक साथ किसी धागे में पिरोने पर वो क्या बन जाती है, फूल माला बन जाती है। इसी तरह से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, देयर आर 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स को एक माला में लाइक दिस पिरोने पर क्या बनता है, अल्फाबेट बनता है, अल्फाबेट बनता है। दिस इज अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स, एक ही होता है। 26 लेटर्स को हमने एक माला में पिरो दिया और उसको क्या नाम दे दिया, वर्ण माला। यानी कि बहुत सारे वर्ण थे, बहुत सारे लेटर्स थे, यानी कि 26 लेटर्स हैं, बहुत सारे नहीं है, 26 लेटर्स हैं, उनको एक माला में पिरो दिया, दैट इज अल्फाबेट। इज दैट क्लियर? ओके। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो एयरफोर्स में जो मेरा स्टूडेंट था रवि यादव, उसने बताया कि सर इसके अंदर से एक क्वेश्चन आया था। क्या था वो क्वेश्चन, कि सी इज द थर्ड ऑफ इंग्लिश। इस तरह से एक क्वेश्चन आया था। ये है सितंबर अक्टूबर में 2019 में, जस्ट बिफोर लॉकडाउन। लॉकडाउन से पहले एयरफोर्स का टेस्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था एक्स ग्रुप में, डेट तो मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन सी डेट में, तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। तो उसने बताया जी 4 ऑप्शंस थे इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। ए ऑप्शन जो था उसमें दे रखा था लेटर एंड अल्फाबेट। सेकंड ऑप्शन जो था उसमें दे रखा था अल्फाबेट, लेटर। थर्ड ऑप्शन जो था उसमें दे रखा था लेटर, अल्फाबेट्स। और चौथा ऑप्शन और था, मुझे ध्यान नहीं है क्या ऑप्शन था। 4 ऑप्शंस थे, इसमें से करेक्ट भरना है। तो हमें क्या भरना है, सी क्या है, दिस इज अ लेटर है, दिस इज अ लेटर, थर्ड लेटर है, दिस इज अ लेटर। किसका लेटर है, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फा बीईटी, अल्फाबेट। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, लेटर है, अल्फाबेट है, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। बी जो है इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि पहले में क्या दे रखा है, अल्फाबेट दे रखा है, तो यहां पे सी इज द थर्ड, अल्फाबेट नहीं आएगा, सी इज द थर्ड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सो दिस इज रॉन्ग। सी जो है इसमें क्या दे रखा है, लेटर दे रखा है, सी इज द थर्ड लेटर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, लेकिन यहां पे एस दे रखा है, अल्फाबेट्स नहीं होता है, अल्फाबेट होता है, सो फर्स्ट इज करेक्ट, सी इज द थर्ड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक और भी क्वेश्चन आपका इसमें आ सकता है, सेट हो सकता है। मैं जो है ना उसके बाद मैंने सोचा कि भी क्यों ना बेसिक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों को बताएं। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई ही लर्नड इंग्लिश अल्फाबेट्स
अल्फाबेट्स बोल रहा हूं मैं, अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 10, यानी कि 10 साल की उम्र में उसने इंग्लिश अल्फाबेट सीखा। तो इस तरह से एक कॉमन एरर के रूप में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी एंड दिस इज पार्ट सी एंड दिस इज डी एंड ई, नो एरर, दिस इज पार्ट ई, विच पार्ट इज रॉन्ग? तो सीधा सा भी अल्फाबेट्स नहीं होता, बी पार्ट इज रॉन्ग, इसका प्लूरल नहीं होता, दिस इज अल्फाबेट। तो ये करेक्ट क्या होगा? ही लर्न्ड इंग्लिश अल्फाबेट एट द एज ऑफ 10, एट द एज ऑफ 10। इज दैट क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है वर्ड। अभी वर्ड जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उसका कोई अर्थ निकले उसे वर्ड कहते हैं। यानी कि बहुत सारे टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक, एक से भी लेटर बनता है, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि लेटर्स को आपस में लिखने पर, मिलाकर लिखने पर उनका कोई अर्थ निकले उसे वर्ड कहा जाता है। कैसे? मान लीजिए मैंने लिख दिया ओ, जी और डी, अभी 3 लेटर्स हैं। ओ, दिस इज अ लेटर, जी, दिस इज अ लेटर, डी, दिस इज अ लेटर। अब इसमें लिखा है कि लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से, फिर उसमें आगे भी लिखा है कि उनका कुछ अर्थ निकले, दैट इज अ वर्ड, उसे शब्द कहा जाता है, उसे वर्ड कहा जाता है। अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसकी कोई सेंस नहीं निकल रही, और यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं जी और डी, गॉड, गॉड मीन्स भगवान, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। यानी कि जी, ओ और डी, देयर आर 3 लेटर्स, 3 लेटर्स हैं, इनको आपस में मिलाकर लिखने से इनका कुछ अर्थ निकल रहा है, दैट्स अ वर्ड, वो एक शब्द है। जस्ट लाइक कैट, कैट, C-A-T, कैट, दिस इज अ कैट। अब कैट क्या है? इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, बिल्ली। सो लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कुछ अर्थ निकले, दैट इज अ वर्ड, वो एक शब्द कहलाता है। अब वर्ड के बारे में एक चीज और आपको याद रखनी है कि भी एक वर्ड को बनाने में कम से कम एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट होना मस्ट होता है। हां, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ये अपवादों से भरी पड़ी है। तो इसमें 3 हमारे पास ऐसे लेटर्स हैं जो शब्द भी हैं। कौन कौन से हैं वो 3? आई, आई, दिस इज अ लेटर एंड आई मीन्स मैं। I, this is a letter and I means मैं। A, this is a first letter and A means एक, और एक O का हम लोग संबोधन के रूप में इसका उच्चारण करते हैं ओ। तो ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो लेटर भी हैं और वर्ड्स भी हैं। उसके बाद मैंने बताया कि एक वर्ड को बनाने में कम से कम एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ती है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, माई, माई, वाई, क्राई, ट्राई। अब माई जो है इसमें तो वोवल नहीं है, एम क्या है? दिस इज ए कॉन्सोनेंट। वाई क्या है? दिस इज ए कॉन्सोनेंट। इन चारों वर्ड्स में देयर इज नो वोवल, कोई वोवल नहीं है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि ये वर्ड्स नहीं है, दीज आर नॉट वर्ड्स बट दीज आर वर्ड्स। कैसे? अभी आपको बताऊंगा मैं कैसे वर्ड्स नहीं है।
कि इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, एंड वोवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। देयर आर 5 वोवल्स, 5 वोवल्स होते हैं, 26 हो गए। अब दो हमारे यहां पे सेमी वोवल्स होते हैं, सेमी वोवल्स होते हैं दो, W एंड Y। सो माई में क्या है, M दिस इज ए कॉन्सोनेंट एंड Y दिस इज अ सेमी वोवल, सो दिस इज अ वर्ड। Y में क्या है, W this is a semi-vowel, H this is a consonant, and Y this is a semi-vowel, so it's a word. Is that clear? Okay. So हमारा next concept जो है वो है sentence. अभी sentence की definition क्या होती है? A group of words which makes a complete sense. A group of words. Word में क्या था कि लेटर्स को आपस में मिलाने पर उसका कोई अर्थ निकले, दैट इज अ वर्ड। लेटर को मिलाने पर वर्ड, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को आपस में एक साथ रखने पर उसकी कोई सेंस निकले, उसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, दैट इज अ सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि भाई ही teaching English is, अब आप क्या कहोगे कि भी ही क्या है, दिस इज अ वर्ड। ही क्या है, दिस इज अ वर्ड। टीचिंग क्या है, दिस इज अ वर्ड। इंग्लिश क्या है, दिस इज अ वर्ड। इज क्या है, दिस इज अ वर्ड। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, लेकिन भाई इसकी कोई सेंस नहीं निकल रही है, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। यदि इसका कोई अर्थ निकले, पूर्ण अर्थ निकले, कैसे, ही, सो दिस इज नॉट सेंटेंस। ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, दिस इज अ सेंटेंस, इट्स a sentence. And our next concept is very important concept, very important concept, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको ये concept, verb and subject is very important। देखिए भी, our next concept is verb। verb, there are many type of verbs, बहुत प्रकार की verbs होती हैं, auxiliary verbs, ordinary verbs, primary verbs, static verbs, dynamic verbs, finite verbs, non-finite verbs, infinitive verbs, बहुत सारी प्रकार की verbs होती हैं। लेकिन अभी इस लेक्चर में मैं केवल आपको verbs की जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में बताऊंगा कि verbs जो होती हैं, there are two type of verbs। verbs दो प्रकार की होती हैं। कैसे? verbs जो है वो दो प्रकार की होती हैं, सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर एंड प्लूरल, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भी सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? तो जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस हो, दैट इज अ सिंगुलर वर्ब। कैसे? डज है, इसके अंत में ईएस है, दिस इज अ सिंगुलर। इज जो है इसके अंत में एस है, दिस इज अ सिंगुलर वर्ब। वाज के अंत में क्या है, एस है, दिस इज अ सिंगुलर वर्ब। हैज के अंत में क्या है, एस है, दिस इज अ सिंगुलर वर्ब। गोज के अंत में क्या है, ईएस है, दिस इज अ सिंगुलर वर्ब, इट्स अ सिंगुलर वर्ब। स्पीक्स के अंत में क्या है, एस है, दिस इज अ सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल वर्ब्स क्या होती है? प्लूरल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स
कि जिनके अंत में एस या ईएस ना हो वो प्लूरल वर्ब्स होती हैं। कैसे? डज का यदि मैं ईएस हटा दूं, डू कर दूं, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। आर, इट्स अ प्लूरल वर्ब। वर, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। हैव, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। और गो का ईएस हटा दूं, गोज का गो कर दूं, दिस इज अ प्लूरल वर्ब। स्पीक्स का एस हटा दूं और खाली स्पीक्स कर दूं, दिस इज अ प्लूरल वर्ब, स्पीक। इज दैट क्लियर? ओके। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देयर आर टू वर्ब्स, ऐसी दो वर्ब्स होती हैं जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। तो वो वर्ब्स हैं डिड एंड हैड। डिड एंड हैड दो ऐसी वर्ब हैं जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। इज दैट क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट, वर्ब हमारी देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसी तरह हमारा सब्जेक्ट जो है ये भी देयर आर टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी हमारे दो तरह के होते हैं, लाइक दिस। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सब्जेक्ट जो है ये वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? वर्ब में क्या था कि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस हो वो सिंगुलर होता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के अंत में एस या ईएस हो वो प्लूरल होता है। और वर्ब में क्या था कि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस ना हो वो सिंगुलर कहलाती थी, लेकिन सब्जेक्ट में उल्टा है, जिस वर्ब के सब्जेक्ट के अंत में एस या ईएस ना हो वो सिंगुलर कहलाता है। इज द क्लियर? कैसे? कि भाई ये पंखा है, फैन, दिस इज ए सिंगुलर, और यदि मैं इसमें एस लगा दूं, दिस इज ए प्लूरल। अब मान लीजिए बॉक्स है, संदूक है, बॉक्स, एक बॉक्स है, दिस इज ए सिंगुलर, और बहुत सारी बॉक्सेस के लिए मैं इसमें एस लगा दूं, ईएस लगा दूं, बॉक्सेस, इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, ये हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही का प्रयोग हम मेल सेक्स के लिए करते हैं और सी का प्रयोग फीमेल सेक्स के लिए करते हैं। एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो इट होता है, इसका प्रयोग हम लोग न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं। इसका प्रयोग न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं। इसका प्रयोग न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं। प्लूरल में क्या आ जाएंगे आपके? वी, यू एंड दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यू को हम लोग सिंगुलर भी लेते हैं, सिंगुलर भी मानते हैं कि दिस इज ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट। मान लीजिए मेरे 20-30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं उनको कहूं कि यू आर माय स्टूडेंट्स, तो यहां पे प्लूरल के रूप में प्रयोग किया है। अब मान लीजिए अकेला स्टूडेंट हो, मैं किसी की इंट्रोडक्शन कराऊं और मैं बोलूं कि भाई यू आर माय स्टूडेंट, सिंगुलर के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन अपने साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर में यूज करें चाहे प्लूरल में यूज करें। इज दैट क्लियर? ओके। सो अभी मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देयर इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। आजकल मैंने सुना है कि बड़े बड़े लोग जो हैं उनके बीच में शादी होती है तो भी उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लड़की और लड़के के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, बहुत बड़ी। ये एक वेस्टर्न कल्चर आ गई हमारे यहाँ देश में। तो इसी तरह लाइक दिस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी एक एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कहता है वर्ब से कि यदि मैं सिंगुलर
होऊंगा इन ए सेंटेंस, कि किसी सेंटेंस में यदि मेरा प्रयोग सिंगुलर के रूप में होगा तो आपको भी सिंगुलर ही आना पड़ेगा। यानी कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट। दूसरा एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में मैं प्लूरल के रूप में आऊंगा तो आपको भी प्लूरल के रूप में ही आना पड़ेगा। यानी कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इज दैट क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेसिक इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होती है मैं आपको बताऊं। भाई आमतौर पे एक सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। बस सीधा सीधी भाषा में समझो आप लोग, और मैं कोशिश करूंगा आपको जो है ना बिल्कुल एक इजी लैंग्वेज में समझाने की, बहुत ही नॉट इन बॉम्बास्टिक वर्ड्स का प्रयोग नहीं करूंगा मैं। आमतौर पे क्या होता है, एक सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। जनरली ये सेंटेंस इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, दो भागों में बना होता है। पहला भाग क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट होता है। वो एक नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। वो एक नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। और दूसरा भाग हमारा क्या होता है? दैट इज प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? अब देखो भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बता दूं आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है एक इजी लैंग्वेज में। मान लीजिए मैं अभी, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। कोई मान लीजिए मेरी कोचिंग में कोई अध्यापक, कोई टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। दिस इज ए सब्जेक्ट। हम कहते हैं ना भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हैं जी, 1 घंटा। तो हम 1 घंटा केवल इंग्लिश के बारे में ही, उस सब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे, किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। सो दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है वर्ब प्लस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। जैसे मैं हूं, आर के राव इज टीचिंग इंग्लिश, तो आर के राव दिस इज ए सब्जेक्ट, और वर्ब प्लस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वर्ब के बाद में हमेशा ये आता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। वर्ब प्लस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, दिस इज प्रेडिकेट, दिस इज प्रेडिकेट, दिस इज प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, कि he is teaching English, तो ही क्या है? दिस इज ए सब्जेक्ट। अब वर्ब प्लस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो हमेशा प्रेडिकेट होता है। ये पार्ट हमारा जो है दिस इज अ प्रेडिकेट एंड दिस पार्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकती है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई गीता इज प्लेइंग क्रिकेट, गीता इज प्लेइंग क्रिकेट। तो गीता ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद में व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, गीता क्या कर रही है? प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रही है। Verb plus what the subject is doing, this is a predicate, this is a predicate, it's a predicate. Is that clear? Okay, so our next concept जो है वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें जो है ना मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर 99% क्वेश्चन जो है ना हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? भाई देखिए, मेरे शहर में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कहते हैं कि वर्ब के बाद में
ऑब्जेक्ट आता है। मुझे बड़ी हंसी आती है, वो क्या पढ़ाते हैं बच्चों को कि भी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो नाउन भी हो सकती है और प्रोनाउन भी हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूं भाई, आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एएस हॉर्नबी जैसी जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उनमें मिलाइए कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के बाद में केवल ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। मेरे शहर में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। सो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है ऐसा कुछ नहीं है, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको पहचानेंगे कैसे कि भाई वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई नाउन या प्रोनाउन आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं। मोहन हैज अ पेन, मोहन हैज अ पेन, मोहन के पास एक पेन है। एंड देयर इज अनदर सेंटेंस, गीता is a girl, गीता इज अ गर्ल। दो सेंटेंस है। अब नॉर्मल टीचर जो है वो क्या कहेगा कि भी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा, अ पेन ऑब्जेक्ट बोलेगा, और इज जो है दिस इज अ वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रही है यहां पे, अ गर्ल दिस इज ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं कहता हूं भाई ये गलत है, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैसे कैसे गलत है? हाँ, मेरे शहर में ऐसे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं भाई, हाँ जी, कि वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन जो आती है वो दैट इज ऑब्जेक्ट, बट नॉट, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट आल्सो। हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए भाई, पहला सेंटेंस है मोहन क्या है, दिस इज अ सब्जेक्ट, और हैज के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगी, आएगी, वो क्या है, नाउन, पेन, दिस इज ए नाउन। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। अब मोहन और पेन जो है दो डिफरेंट थिंग्स हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। सो यदि वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आती है और वो सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करती है तो दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट। यानी कि मोहन और पेन जो है ना दो अलग अलग चीजें हैं भाई। यानी कि वर्ब के बाद में एक नाउन आ रही है हमारे पास, पेन आ रहा है, जो सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर रहा है, मोहन अलग है, पेन अलग चीज है। तो वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आती है तो वो सेम, आप सरल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, वो सेम सब्जेक्ट जैसी ना हो तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और यहां पे गीता जो है सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद में एक नाउन आई है हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन आती है, ये नाउन, एक नाउन आई है, लेकिन ये नाउन क्या है, गीता और गर्ल। गीता ही गर्ल है और गर्ल ही गीता है, यानी कि सब्जेक्ट और नाउन जो है बोथ आर सेम, दोनों सेम हैं। गीता ही गर्ल है और गर्ल ही गीता है। सो यदि वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आती है और वो सब्जेक्ट को रिपीट करती है, यानी कि आप एक आम भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट जैसी ही है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे गर्ल क्या है, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, और पेन क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ये बात समझ गए आप लोग? ठीक है, ओके। देखिए भी, टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, एस सी, दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट,
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ओसी का मतलब है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसमें से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसको पहचाना बहुत मस्त है। इसका भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक आसान सा, एक बहुत ही इजी जो है ना, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए, इसका भी आपको तरीका बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, गीता इज अ गर्ल, गीता इज अ गर्ल। अब गीता क्या है, दिस इज ए सब्जेक्ट, एंड वर्ब के बाद आने वाली नाउन जो है वो गर्ल है, यानी कि गीता ही गर्ल है, गर्ल ही गीता है। नाउन के बाद वर्ब के बाद आने वाली नाउन जो है वो सब्जेक्ट को रिपीट करती है, यानी कि आप कह सकते हैं सेम सब्जेक्ट जैसी है। दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं। द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन। भाई देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं कोशिश करूंगा कि ठीक ठाक उच्चारण करने की, ना ही ब्रिटिश ना ही अमेरिकन। यदि मैं ब्रिटिश और अमेरिकन उच्चारण करना शुरू कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंग्लिश में दिस इज एडजेक्टिव, अवर्ब, एडवर्ब जो होते हैं वो एडवर्ब नहीं होती, दिस इज अवर्ब, दिस इज एडजेक्टिव, तो मैं एडजेक्टिव ही बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ जाओ मेरा उद्देश्य क्या है। आपको अंग्रेज बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप कंपटीशन फाइट करें। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं उच्चारण ऐसा कोशिश करूंगा कि आप उसको इजीली समझ सकें, जो बहुत ही हाई लेवल का भी ना हो, नीचे का भी ना हो, मीडियम हो, एक सामान्य आदमी जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। देखिए, द टीम इलेक्टेड हिम द कैप्टन। अब यहां पे टीम क्या है, दिस इज सब्जेक्ट, और इलेक्टेड क्या है, दिस इज वर्ब, और हिम क्या है, दिस इज प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन। हिम क्या है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम आ जाती है, दिस इज प्रोनाउन। यानी कि वर्ब के बाद में आने वाला प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर रहा ना। टीम इलेक्टेड हिम, टीम ने उसे चुना, टीम अलग है और हिम अलग है। जैसे वो था ना, गीता इज अ गर्ल, यानी गीता ही गर्ल है और गर्ल ही गीता है, वो नहीं है। टीम ही हिम है और हिम ही टीम है, वो नहीं है, डिफरेंट है, उसको रिपीट नहीं कर रहा है सब्जेक्ट को। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके। अब इसके बाद में कैप्टन कौन है? कैप्टन भाई हिम है, ये हिम को रिपीट कर रहा है, ना कि द टीम को रिपीट कर रहा है। कैप्टन कौन बना है? हिम बना है, और हिम क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट है। सो ये पूरा का पूरा हिम द कैप्टन, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक सेंटेंस और लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, द डायरेक्टर invited her the chief guest, GUEST है भैया, GUEST है। द डायरेक्टर इन्वाइटेड हर द चीफ गेस्ट। अब इसमें द डायरेक्टर जो है, दिस इज सब्जेक्ट,
Invited is a verb, main verb. Her, this is a pronoun. This is a pronoun. अब ये pronoun क्या है? कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, ये देखेंगे हम लोग. डायरेक्टर कोई और है, हर कोई और है. दिस इज ऑब्जेक्ट. और उसके बाद में क्या है? द चीफ गेस्ट. ये किसको रिपीट करता है? यानी कि वो जो औरत जो है वही चीफ गेस्ट है, डायरेक्टर को रिपीट नहीं कर रही है. डायरेक्टर अलग है और हर और द चीफ जो चीफ गेस्ट अलग है. ये दोनों सेम है. ये जो चीफ गेस्ट जो है ये रिपीट किसको करता है? हर को. यानी कि यहां पे हम सीता लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टर इनवाइटेड सीता द चीफ गेस्ट. यानी कि हर ही चीफ गेस्ट है और चीफ गेस्ट ही हर है. और हर क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. इस objective complement. Is that clear? Okay. So our next topic is person. Very important topic. It's a very important concept. भाई जिस बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, वो एडवांस में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी. मेरी गारंटी है, इट्स माई गारंटी, कि जिस बच्चे को पर्सन जो है वो क्लियर हो गया है उसको एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हमारे यहां पे इंग्लिश में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा है. जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो आई एम फर्स्ट पर्सन. इसके 2 प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन के. आई, ये हमारा सिंगुलर होता है जिसको मैं बोलता है. वी, हम, ये हमारा प्लूरल होता है प्रोनाउन. नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन क्या होता है? द पर्सन बीइंग स्पोकन, जो बात सुन रहा है. अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, सो आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकंड पर्सन. जो बात सुन रहा है, द पर्सन बीइंग स्पोकन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है. इसका प्रोनाउन एक ही होता है, यू. ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन. थर्ड पर्सन के हमारे पास 3 प्रोनाउन होते हैं. तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है ये बता दो आपको. द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट. यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है. थर्ड पर्सन के हमारे पास 3 प्रोनाउन है. ही, दिस इज ए सिंगुलर, और इसका प्रयोग हम लोग मेल सेक्स के लिए करते हैं. सी, दिस इज सिंगुलर, और सी का प्रयोग हम फीमेल सेक्स के लिए करते हैं. दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन, और इसका मेल और फीमेल दोनों के लिए हम लोग करते हैं. अब कैसे, मैं आपको समझा दूं. जैसे राम ने श्याम से कहा कि मोहन कल घर जाएगा. अब राम क्या है? ये हमारा फर्स्ट पर्सन है. क्यों? जो बात कर रहा है. राम ने श्याम से कहा, श्याम, दिस इज सेकंड पर्सन, जो बात सुन रहा है. कि राम ने श्याम से कहा, राम बात करने वाला है, श्याम उसकी बात सुनने वाला है. और फर्स्ट और सेकंड पर्सन जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन. मोहन के बारे में बात कर रहे हैं. सो इज अ थर्ड पर्सन. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट. मान लो मैं तुमसे उसके बारे में बात कर रहा हूं. मान लो मैं जो है, मैं क्या है? दिस इज अ फर्स्ट पर्सन. दिस अ फर्स्ट पर्सन. तुमसे यानी कि बात सुनने वाला, आप मेरी बात सुन रहे हो. मैं तुमसे उसके बारे में बात कर रहा हूं. मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुनने वाले हो, मैं सुनाने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं. मैं फर्स्ट पर्सन हूं, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है. और उसके बारे में बात कर रहा हूं, दिस इज थर्ड पर्सन. यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन किसी के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ थर्ड पर्सन. दूसरा है, राम ने श्याम से कहा कि तुम मनोज के घर जा रहे हो. सो राम क्या है? ये बात करने वाला है.
दिस इज फर्स्ट पर्सन, इस फर्स्ट पर्सन। श्याम से कह रहा है, श्याम बात को सुनने वाला है, इस सेकंड पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन। और मनोज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मनोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन किसी के बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। भाई ये जो है ना टेबल है फॉर प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर बेसिस के अंदर एयरफोर्स में भी, नेवी में भी और एसएससी लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार सेट हुए हैं, इसको ध्यान से करना है आपको। पर्सन जो होते हैं, अब हम लोग फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के हमारे पास दो प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। आई जो है वो सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है। वी जो है वो प्लूरल है। अब आई को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। आई हम लोग कहते हैं ना कि भाई आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। तो आई क्या है, यहां पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है। दिस इज सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा आई का? जैसे मैंने कहा कि सी टीचेस मी, सी टीचेस मी, यहां पे सी टीचेस आई नहीं आएगा, क्योंकि आई का प्रयोग तो सब्जेक्टिव रूप में करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा आपका? मी आएगा। क्या आएगा? मी आएगा। उसके बाद में आता है हमारे पास, दिस इज पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में टू पार्ट्स हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो माई जो है ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मैंने कहा दिस इज माई कोचिंग, तो ये अधिकार को दर्शाता है भाई, दिस इज माई कोचिंग, ये अधिकार को दर्शाता है। और माइन जो है ये इसका पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा। अब इसका थोड़ा मैं आपको समझा दूं। देखिए मैंने कहा कि दिस इज माई कोचिंग, तो यहां पे माई क्या है? दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। और मैं इसको ऐसे लिख दूं कि दिस कोचिंग इज माइन। अधिकार दोनों में होता है। पोजीशन जो होता है ना, पोजीशन को बोलते हैं अधिकार। भाई मेरा अधिकार है कि मेरी कोचिंग है, मेरा अधिकार है कि माइन कोचिंग है, ठीक है। तो यहां पे माइन जो है दिस इज पॉजिटिव प्रोनाउन, और यहां पे माई जो है दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं इस सेंटेंस को कि दिस इज माइन कोचिंग, ऐसे आपके कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चंस। सो दिस इज रॉन्ग। क्यों है भाई रॉन्ग? पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग इन द एंड ऑफ द सेंटेंस में किया जाता है, और मोस्टली कंपैरिजन के तौर पे, जैसे दिस बुक इज बेटर देन माइन, दिस बुक इज बेटर देन माइन, यानी कि एक तुलना की गई है, एक कंपैरिजन है, देयर इज ए कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, माइन का प्रयोग, और माइन के बाद में हमेशा फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो हम लोग इसका ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते
कि दिस इज माइन कोचिंग, क्योंकि माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद में एक नाउन आ गया। नाउन का प्रयोग नहीं होता, हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। हम इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखना है तो ऐसे कर सकते हैं, दिस कोचिंग इज माइन। अब इसमें देखो भी चेंज हो गया है, यहां पे दिस क्या है, यहां पे दिस की भी जो है ना दिशा चेंज हो गई है। यहां पे दिस जो है, दिस इज माई कोचिंग, तो यहां पे दिस जो है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दोज। और यहां पे दिस क्या आ गया, यहां पे दिस बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? एक एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद में हमेशा नाउन आती है, उसके बाद में कभी भी वर्ब नहीं आती। एक प्रोनाउन के बाद में वर्ब आ सकती है, जैसे आई एम अ टीचर, तो एम क्या है, दिस इज अ वर्ब। तो यहां पे भी दिस जो है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन के बाद में वर्ब आ सकती है, लेकिन यहां पे दिस जो है, दिस इज एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव के बाद में हमेशा मोस्टली जो है प्रोनाउन आती है, वर्ब नहीं आती। इज दैट क्लियर? ओके। सो उसके बाद में हम आते हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी होता है, दिस इज वी, इस वी। सब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग वी के रूप में करते हैं, जैसे वी आर गोइंग देयर, हम वहां जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है अस, जैसे ही टीचेज अस, ही टीचेज वी नहीं आएगा, क्योंकि वी का प्रयोग तो सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और अस का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और आवर, ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे मान ले मेरी कोचिंग में 2 पार्टनर हो, तो हम बोलेंगे भाई दिस इज आवर कोचिंग, दिस इज आवर कोचिंग। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो इसकी बनेगी आवर्स। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज आवर्स कोचिंग, नो, दिस कोचिंग इज आवर्स, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स के बाद में कोई भी नाउन नहीं आती, फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद में आते हैं हमारे पास सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू और यू। ये सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में है, ये प्लूरल के रूप में, एक ही होता है। जैसे मैंने कहा कि यू आर माई स्टूडेंट, यहां पे यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। मैंने कहा कि डज ही टीचेस यू, क्या वो आपको पढ़ाता है, तो यहां पे यू जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। और योर जो है, दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। मैंने कहा इज इट योर कोचिंग, क्या ये तुम्हारी कोचिंग है, तुम्हारा अधिकार है, पोजेशन है तुम्हारी। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है पोजेशन को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है, भाई मेरा अधिकार है, उसका अधिकार है, योर तुम्हारा अधिकार है। और पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा योवर्स। योवर्स के बाद में, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आता। हम ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज योवर्स कोचिंग, नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस कोचिंग इज योवर्स। ओके। उसके बाद में हमारे पास आते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, 3 है हमारे पास, ही, सी और दे। एक इट भी होता है जो न्यूट्रल जेंडर का होता है। ही जो होता है उसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर के रूप में मेल सेक्स के लिए करते हैं, और सी का प्रयोग फीमेल सेक्स के लिए प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्टिव केस, अच्छा प्लूरल का भी सेम होगा, सेम होता है यू का, ये छूट गया था, सॉरी। सो ही सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव इसका हिम होगा, जैसे ही टीचेस मी, ही यहां पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है ना। आई टीच हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई टीच ही, नो, दिस इज रॉन्ग, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का प्रयोग करते हैं। हिज जो है वो उसका पोजेशन आ जाता है, पॉजिटिव केस आ जाता है, दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। और हिज जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन विल बी सेम। उसके बाद में आता है हमारे पास सी, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के रूप में,
और हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हर और हर्ष जो है दिस इज पॉजिटिव प्रोनाउन। उसके बाद में प्लूरल आता है थर्ड पर्सन का, दे का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में है, जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। और देम जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूं। आई टीच दे नहीं आएगा, आई टीच देम। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है देयर, जो पोजीशन को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो देयर्स बनेगी। मैंने कहा दिस इज देयर कोचिंग, दिस इज देयर कोचिंग, और देयर्स का करना है दिस कोचिंग इज देयर्स, नॉट दिस इज देयर्स कोचिंग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन जो है उसके बाद में कभी नाउन नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? ओके, सो आई थिंक मैंने बहुत कोशिश की है आपको अच्छे से ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझाने की, एंड आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आपको लगता है कि भाई ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ये आरके कैंपस ऐप जो है ये आपको की ऐप अच्छी लगी हो, तो दूसरे आपके साथी जो हैं उनको भी हमारी ऐप आरके कैंपस के बारे में बताइएगा। यदि रियल में इन ए रियल सेंस आपको कुछ नया मिला हो इस वीडियो में, तो आप अपने साथियों को IPS के बारे में बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट करने की। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू इन ए इजी, लूसिड एंड क्लियर वे। सो जय हिंद, जय भारत।